साल के महीना है हमर सरगुजा रामगढ़ ले बादल चल चुके हैं, रवाना हो गए हैं। भोपाल उज्जैन के आसपास गाँव में हो ही। और कालिदास जी ने मैं सोचता कर रहा था दो कारण से। एक तो सीता बेंगरा हम कालिदास जी ने सोचता कर रहा था कि रायगढ़ के मुकुंदर पांडे जी मेघदूत के छत्तीसगढ़ी अनुवाद करी और छत्तीसगढ़ी अनुवाद करके वो शायद ये बात ला प्रमाणित करे की कोशिश करी कि हमार भाषा में छत्तीसगढ़ी के का सामर्थ्य है कि मेघदूत का शास्त्रीय रचना कहे जाते काव्येश माघ कवि कालिदास है। काव्य में माघ ले बढ़िया कोई नहीं है और कवि में कालिदास के ऊपर कोई नहीं है और कालिदास के मेघदूत होकर सर्वश्रेष्ठ रचना तब होकर लालित्य और भाषा की समृद्धि है। तेरा मुकुंदर पांडे जी साबित करे वर छत्तीसगढ़ी में होकर अनुवाद करे। एक नंबर 2 कालिदास लहराओं से भी मैं याद करना चाहता हूँ कि वो कालिदास के जो 7 प्रमुख रचना भावे उनमें मालवी अग्निमित्र एक उनकर ऐतिहासिक नाटक है। मालवी अग्निमित्र के शुरुआत में सूत्रधार से कालिदास करवाते हैं, बहुत मजा लेके करवाते हैं। कहे जाते कि कौन सा नया कवि आ गया, कौन नया नाटककार आ गया जिसका नाटक आज खेलने जा रहे हैं। तो सूत्रधार से वो करवाते हैं कि भास उनकर पहली शताब्दी ईस्वी के भास बहुत बड़े नाटककार हुए हैं। तो कहवाते हैं कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए बुरे नहीं होते, कुछ नए भी होते हैं जो अच्छे होते हैं। मैं अलग अलग अपन बात नहीं कर रहा हूँ, जोड़त नहीं हूँ, बस कल आज और कल के संदर्भ में आप मोर बात मतलब आप सब प्रबुद्ध जोड़ सकता था और समय की सीमा है ना से भी। दूसरा मैं प्रेमचंद ला याद करना चाहता हूँ। प्रेमचंद ला छत्तीसगढ़ से सत्यजीत रे जोड़े रही हमें सदगति फिल्म बनाई रही है जो है छत्तीसगढ़ के कलाकार मंत्री हैं। प्रेमचंद अपन गोदान में एक बात कर रहे हैं कि बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों, वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा रोचक और कोई चर्चा नहीं होती। दरअसल पूरा के पूरा पर्सपेक्टिव यही होते कि हमार दृष्टिकोण क्या है। और दृष्टिकोण में हम ये बात देखे के कोशिश करते हैं ते हमारे पर्सपेक्टिव के, हमारे दृष्टिकोण के और पृष्ठभूमि, पृष्ठ यानी थोड़ा देर बोला मान लेवा इतिहास और भूमि आयते है भूगोल है। तो हम अपन इतिहास और भूगोल के ऊपर जब हम अपन दृष्टि ले रखन, अपन पर्सपेक्टिव ले रखन तो सारा चीज देख सकते हैं। भविष्य पुराण की बात आती है। भविष्य पुराण एक ऐसा शब्द है जिसको देख के हमेशा आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसा कौन सा पुराण है जो भविष्य हो सकता है। दरअसल भविष्य पुराण हमारी परंपरा का वो बिंदु है जो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि कैसे आप अपने पर्सपेक्टिव को बदलते हैं। भविष्य पुराण वो है जो 5वीं शताब्दी की बात को देखने की कोशिश करता है, खुद को प्लेस करता है पहली शताब्दी में और भविष्य की तर्ज में बताता है कि 5वीं शताब्दी तक क्या क्या होने वाला है। दरअसल ये पर्सपेक्टिव का फर्क है और जिस दिन हमको इस पर्सपेक्टिव को बरतना आ जाता है। हम आज खड़े हुए हैं विकास परक के 10वें वर्ष के उपलक्ष्य में, राज्य के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में। और राज्य का 25वां वर्ष तो ये इस छत्तीसगढ़ के इस स्वरूप का है, लेकिन छत्तीसगढ़ की परंपरा प्राचीन दक्षिण कोसल की परंपरा रही है तो वो तो उसका अपना इतिहास रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव से जब हम देखना चालू करते हैं तभी शायद हम चीज़ों को बेहतर देख पाते हैं। अलग अलग समय में चीज़ें कैसे होती हैं, संस्कृति के 2-3 छोटे उदाहरण आपको ध्यान कराना चाहूँगा। तीजन बाई जी का एक उदाहरण, सन 75 से 80 के बीच तीजन बाई जी पर्याप्त स्थापित हो चुकी थी। 1985 की एक घटना है, भोपाल में पंडवानी प्रसंग हो रहा था और पंडवानी प्रसंग में उस समय नारायण प्रसाद जी वर्मा हुआ करते थे, रावण जी बन के
जो पंडवानी के कलाकार झाड़ू राम देवानंद जी का जमाना था। और उस समय जब तीजन बाई भोपाल में दुबली पतली हुआ करती थी, भोपाल में जब पंडवानी प्रसंग में उनकी प्रस्तुति हुई तो उस समय भोपाल के अखबारों ने उनकी समीक्षा लिखी थी कि एक कोई नई महिला आई है जिसकी प्रस्तुति बहुत प्रभावशाली नहीं रही, और वो जब भीम की भूमिका करती है तो एक महिला के साथ वो भीम की भूमिका बिल्कुल भी नहीं जमती। ये शुरुआत का समय है। संस्कृति में कैसे परिवर्तन होता है, विकास होता है और कैसे उसकी स्वीकार्यता होती है, हमको इस उदाहरण से देखा जाना चाहिए। चंदैनी गोंदा के साथ वो स्थिति हुई थी 51-52 में। रामचंद्र देशमुख जी छत्तीसगढ़ी विकास कला विकास मंच बनाते हैं। 20 साल बाद चंदैनी गोंदा होता है। उस समय उसकी आलोचना होती है कि ये किस तरह से लोकमंच पारंपरिक कलाओं को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण आप सभी के ध्यान के लिए कि हम गेंडी नाच को पारंपरिक नृत्य कहते हैं। गेंडी नाच के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि शेख गुलाब हुआ करते थे। मंडला की घटना है और रिकॉर्ड्स में है घटना, और रिकॉर्ड्स में इसलिए है क्योंकि 1954 का गणतंत्र दिवस दिल्ली की परेड वो साल है जिसमें गेंडी नृत्य मध्य प्रदेश को पहली बार रिप्रेजेंट किया था। और वो हुआ ये था कि 1952 में शेख गुलाब मंडला के एक स्कूल में गए। उस स्कूल में वो एक नृत्य का अभ्यास करा रहे थे, लोक नृत्य का। कुछ बच्चे, ऐसा ही मौसम था, कुछ बच्चे गेंडी में आए और वो नृत्य देखते हुए गेंडी पे उसको उसी का अभिनय करने लगे। शेख गुलाब जी के दिमाग में ये बात आया कि क्यों नहीं एक विधा गेंडी नृत्य। तो हम जिसको बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारा पारंपरिक नृत्य, तो परंपरा ऐसा नहीं कि वो अति प्राचीन होनी चाहिए, परंपराएं बनती हैं। दरअसल परंपरा वही होती है जो लगातार समय के साथ उसके अनुरूप प्रवाहित होती रहती है। वो प्रवाहित होती परंपरा उतनी बदलती भी है और उतनी शाश्वत भी होती है। नदी की तरह एक नदी है, वो सतत प्रवाहमान है लेकिन वो सदैव विद्यमान है। तो प्रवाहमान और विद्यमान के बीच जो होता है वो हमारी परंपरा होती है। हमारी संस्कृति और साहित्य को हमको इसी तरह देखने की कोशिश करनी चाहिए। एक छोटी बात के साथ अपनी बात को ये करूँगा कि जब भी हम सिंहावलोकन न्याय कहा जाता है, सिंहावलोकन न्याय है कि सिंह जब आगे बढ़ता है तो फिर बीच में रोक के पीछे मुड़ के देखता है। तो दरअसल जब भी हम विकास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमको एक बार थोड़ा सा पीछे मुड़ के भी देख लेना चाहिए। दरअसल मैं पुरातत्व से जुड़ा व्यक्ति हूँ और शायद पुरातत्व और इतिहास का यही प्रासंगिकता है और महत्व है। और अब पहले जो गाड़ियाँ होती थी, 4 पहिया वाहन होते थे, उसमें विंडशील्ड होता था, रियर व्यू मिरर नहीं होता था। धीरे धीरे रियर व्यू मिरर उसमें इंट्रोड्यूस हुआ। अब उसमें साइड मिरर भी इंट्रोड्यूस हो गया है और अब बैक कैमरा भी उसमें आ गया है। दरअसल यही वो मॉडल है जो हम जिसे अब आधुनिक हम विचारों में SDG कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दरअसल सस्टेनेबिलिटी वही होती है। विकास के नाम पर अगर आप सिर्फ आगे देखते रहेंगे, विंडशील्ड देखते रहेंगे, तो पीछे वाले छूट जाएंगे। महात्मा गांधी जी इसकी बात करते हैं। पीछे वाले को भी आपको अपनी बात करना है। जो पीछे छूट रहा है, अभी एक बात हुई कि वो बस छूट गई है। दरअसल जो देर से तैयार होता है, जो सक्षम नहीं है, वो भी अगर आपके हमसफर है तो सबसे पहले उस पर ध्यान रखिए, वो न छूट जाए। वो अगर नहीं तैयार होगा तो आपके बस की पूरी यात्रा डिले होगी। आप उसको जरूर साथ रखिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो चतुर्दिक विकास होता है, और आदरणीय चौधरी जी के लिए 2 बातें याद कर रहा हूँ। दंतेवाड़ा में जो उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी का कार्यकाल बहुत सीमित होता है और वो दोनों तरह से चीज़ों को देखता है कि अपने सीमित कार्यकाल में वो क्या कर सकता है और कौन सा बीज ऐसा हो सकता है। दंतेवाड़ा में
उन्होंने जो बीज बोया था, कल दंतेवाड़ा के अभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई फ़ोन पे कि किस तरह से वो बीज एक पौधा बन गया है, वहाँ आदिवासी संग्रहालय बन रहा है, उसके संबंध में वो चर्चा कर रहे थे। और जांजगीर मेरा गृह जिला है, चौधरी जी जब जांजगीर में थे तो पांडे सर के साथ हम लोग वहाँ शैक्षणिक संस्थानों में गए थे। वहाँ किस तरह से वो दौर होता था, BK साहब होते थे और जांजगीर जिला बहुत उसकी कोई अच्छी ख्याति नहीं थी, शिक्षा के क्षेत्र में अनियमितता थी, और उसे किस तरह से पटरी पे लाया गया था। एक छोटी चीज, मुक्तिबोध जी का स्मरण, मुक्तिबोध जी को लेकर, उनके कार्यक्रम को लेकर बातें होती थी। आदरणीय रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तेग बहादुर हॉल में मुक्तिबोध जी की जयंती का कार्यक्रम उनकी अनुशंसा पर आयोजित किया गया। शांता मुक्तिबोध जी तब थी और आकर वो ऑडियंस में बैठी थी। माननीय रमन सिंह जी वहाँ थे, उन्होंने उन्हें देखा और उन्हें अपनी बात कहने के पहले ससम्मान पहले मंच पर बुलाया और सार्वजनिक रूप से उनका सादर अभिवादन किया और तब अपनी बात शुरू की। दरअसल संस्कृति की ये संवेदना है जो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को वो विजन देती है, जिससे वो स्टेट्समैन विजन आता है, जो वो राजनेता की दृष्टि होती है। राजनेता की दृष्टि इतनी व्यापक होती है। और अपने से जुड़ी एक बात आखिर में मैं कहूँगा कि वो कैसे पाठक हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम है। मेरे लिए ये बहुत सुखद आश्चर्य हुआ, सिंहावलोकन की बात मैं कर रहा था कि मेरी एक पुस्तक है सिंहावलोकन। मालूम हुआ कि आदरणीय रमन सिंह जी ने न सिर्फ वो पढ़ी है बल्कि रुचि ली है, गहराई से पढ़ी है और पसंद भी की है। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दो पीढ़ियाँ, अनुभव और आयु दोनों की दृष्टि से दो पीढ़ियाँ हमारे सामने हैं यहाँ। और मुझे लगता है कि उनके बीच ही ये विकास की परख है। तो दो पीढ़ियों की और विकास की परख, ये जो एक तरह से कहिए कि ये त्रिमूर्ति बन रही है, वो निसंदेह इस राज्य का ऐसा भविष्य निर्धारित करेगी जो हम सबकी कल्पना का, हम सबकी इच्छाओं का, हम सबकी आकांक्षाओं का मूर्त रूप होगा। धन्यवाद। आज विकास परख के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर स्मिता शर्मा जी को और शशांक जी को इस आयोजन के लिए मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ को वास्तविक अर्थों में विकास का आकार देने वाले, 15 साल तक छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने वाले आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी। आप सभी करतल ध्वनि के साथ उनके कृतियों को अभिनंदन करें। आज यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय चंद्रहास बिहार जी। हमारे बीच अलग अलग वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। आदरणीय पाटिल साहब, अमित चिमनानी जी, अनुराग पांडे जी, SK शुक्ला जी, अशोक शर्मा जी और राहुल सिंह जी। मुख्य वक्ता तो ये शायद थे, हम लोग जबरन के राजनीतिक प्रोटोकॉल में मुख्य वक्ता बन रहे हैं। मुख्य वक्ता थे शायद, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और विशेष रूप से मैं राहुल जी को मैं दशकों से जानता हूँ, लगभग 2 दशक से जानता हूँ, 1.5-2 दशक से। लेकिन इतनी गहराई है उनके विचारों में, ये नहीं जानता था। आज मुझे पता चला कि इतनी गहराई है उनके विचारों में। और निश्चित रूप से उनका सिंहावलोकन मैं आज ही जाके रात में पढ़ूंगा, जैसे ही समय मिले कहीं से किताब को उनसे भी ले लूँगा। और उन्होंने जिस तरह से हमको पीछे अपनी संस्कृति की ओर मुड़ने की एक संवेदनशीलता हम सबके भीतर विकसित की, उसके लिए मैं विशेष रूप से उनको साधुवाद देता हूँ। जैसे कि राहुल जी ने कहा कि भाई बैक कैमरा से पीछे जो छूटे हुए हैं उनको भी देखते रहो, इसके लिए बहुत जरूरी है। बट इस मॉडल को सस्टेनेबल बनाने के लिए
आज बहुत बड़े विजन से काम करने की जरूरत है। आज का यह गरिमामय आयोजन विकास परक पत्रिका की 10वीं वर्षगांठ कल, आज और कल के विषय। आज मगर इस हॉल में जितने विशिष्टगण बैठे हैं, मुझे लगता है कि लंबे अरसे में छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों में बात करने का अवसर मिला, मगर छत्तीसगढ़ की पीड़ा को समझने वाले, छत्तीसगढ़ के विकास में सहभागी बनने वाले, छत्तीसगढ़ के बारे में चिंतन करने वाले ऐसा समूह मैंने आज तक नहीं देखा जो आज यहाँ मौजूद है। मैं आप सबका एक साथ ये दिन भर का सत्र होना था। आप 2020 के युग में क्यों आ गए? ये जो टीम आज बैठी है तो 5 डे क्रिकेट के लिए पर्याप्त है, जो छत्तीसगढ़ के बारे में व्यापक सिहावलोकन कर सकती है और एक किताब भी लिखा जा सकता है उसके निष्कर्ष पर। तो छत्तीसगढ़ के ओवरऑल डेवलपमेंट का और उसमें अपनी सोच क्या है और जो सिहावलोकन करना है, शेर तभी मारा जाता है जब पलट के देखता है। राहुल शेर के शिकार करने वाले एक ही समय का इंतजार करते हैं, ये भी शिकारी है खानदान से। तो शेर जब जंगल से उतरता है और नीचे जाता है, मैंने देखा है आंख से, चिल्फी घाटी के नीचे शेर पलट के पूरी आंख देखता है उसको, ऐसा देखता है कि ये कहाँ आ गए मेरे राज में, कौन है ये, इनको निकालो यहाँ से, और उसी समय शिकारी उसके माथे में मारता है। तो खतरनाक होता है सिहावलोकन भी। कई बार सिहावलोकन करना चाहिए, चौधरी जी ने तय कर लिया है।